नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में कांग्रेस है। पैगासस महंगाई जैसे मुद्दे पर केंद्र को घेर रही है कांग्रेस। 3 अगस्त को बुलाई बैठक में मौजूद थे 15 दलों के नेता। राहुल ने सभी दलों के नेताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। हालांकि आप और बीएसपी ने कांग्रेस भाजपा से यहां पर दूरी बनाई हुई है। क्या राहुल गांधी 2024 में विपक्ष का नेतृत्व करेंगे? ये बेहद अहम सवाल है। कांग्रेस का रणनीति समूह राहुल को 2024 में मुख्य रूप से आगे लाने के मिशन पर काम कर रहा है और ये नजर भी आ रहा है जिस तरह से एकजुटता यहाँ पर नजर आती है। पैगासस महंगाई जैसे मुद्दे पर केंद्र को घेर रही है कांग्रेस। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में कांग्रेस है। 3 अगस्त को बैठक बुलाई गई थी जिसमें 15 दलों के नेता मौजूद थे और राहुल ने सभी दलों के नेताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। हालांकि आप और बीएसपी ने कांग्रेस भाजपा से दूरी बनाई हुई है। क्या राहुल गांधी 2024 में विपक्ष का नेतृत्व करेंगे? कांग्रेस का रणनीति समूह राहुल को 2024 में मुख्य रूप से आगे लाने के मिशन पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा का धुआंधार प्रचार। लखनऊ में साइकिल पर प्रचार कर कूदे 2022 के रण में। प्रचार के दौरान कई मुद्दों पर भाजपा पर निशाना भी साधा। अखिलेश ने 350 सीटें जीतने का भी दावा किया है। सपा के अक्टूबर में राज्य में रथ यात्रा निकालने की योजना है। राज्य के सभी 75 जिलों को कवर करेगी रथ यात्रा। रालोद, पीस पार्टी जैसे छोटे दलों से भी गठबंधन कर सकती है सपा। उत्तर प्रदेश में सपा का धुआंधार प्रचार यहां पर जारी है। जिस तरह से अखिलेश सक्रिय है। लखनऊ में साइकिल पर प्रचार कर कूदे 2022 के रण में। वहीं प्रचार के दौरान कई मुद्दों पर भाजपा पर निशाना भी साधा गया। अखिलेश ने 350 सीटें जीतने का यहां पर दावा किया। सपा के अक्टूबर में राज्य में रथ यात्रा निकालने की योजना है। राज्य के सभी 75 जिलों को रथ यात्रा कवर करेगी। रालोद, पीस पार्टी जैसे छोटे दलों से भी गठबंधन यहां कर सकती है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता। दलित समुदाय के मतदाताओं को लुभाने में कांग्रेस जुटी हुई है। 3 अगस्त को दलित स्वाभिमान दिवस मनाया कांग्रेस ने। उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक जमीन को खोजने की कोशिश में कांग्रेस और कई महत्वपूर्ण जातियों से संबंधित सम्मेलनों का आयोजन भी कर चुकी है। इस कड़ी में दलित मतदाता भी निभाएंगे 2022 में महत्वपूर्ण भूमिका। और इस बीच पार्टी आलाकमान यूपी में गठबंधन के मूड में है। लेकिन यूपी के वरिष्ठ नेता अकेले चुनाव लड़ने का यहाँ पर सुझाव यहाँ पर दे रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ा जाए तो ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा। दलित समुदाय के मतदाताओं को लुभाने में कांग्रेस हालांकि जुटी हुई है। और 3 अगस्त को दलित स्वाभिमान दिवस मनाया गया। कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था। उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक जमीन को खोजने की यहाँ पर कोशिश कांग्रेस कर रही है। कई महत्वपूर्ण जातियों से संबंधित सम्मेलनों का भी आयोजन किया जा चुका है और इसी कड़ी में दलित मतदाता भी निभाएंगे 2022 में महत्वपूर्ण भूमिका। सिद्धू और बोरा पर राहुल का विश्वास। हाल में नियुक्त पंजाब पीसीसी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू, केरल पीसीसी चीफ के सुधाकरन और असम में भूपेंद्र कुमार बोरा की नियुक्ति हुई। सिद्धू और बोरा बताए जाते हैं राहुल के करीबी। संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी बोरा को ये भूमिका दी गई है। लगातार 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव बोरा हार चुके हैं। ये नियुक्ति दर्शाती है राहुल गांधी के उन पर किए भरोसे को। और इसी तरह पंजाब में भी कैप्टन के विरोध के बावजूद सिद्धू को कमान सौंपी गई है। तो दोनों पर भरोसा राहुल गांधी को है। राहुल गांधी के बहुत ही नजदीकी भी हैं ये दोनों ही। हाल में नियुक्त पंजाब पीसीसी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू हो, केरल पीसीसी चीफ के सुधाकरन हो या फिर असम में भूपेंद्र कुमार बोरा की नियुक्ति, इन तीनों पर भरोसा है। सिद्धू और बोरा राहुल के करीबी बताए जाते हैं और संसद का सदस्य न होने के बावजूद भी बोरा को भूमिका दी गई है। लगातार 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव हालांकि बोरा हार चुके हैं। ये नियुक्ति दर्शाती है राहुल गांधी के उन पर किए भरोसे। ममता को रोकने की कोशिश कर रहे राहुल। संसद के मानसून सत्र में राहुल की सक्रियता से हर कोई हैरान है। क्या ये ममता का प्रभाव है या प्रशांत किशोर का? बैठक की अध्यक्षता ट्रैक्टर मार्च, साइकिल मार्च भी कर चुके हैं राहुल। और इस सक्रियता को बताई जा रही है 2024 में मोदी से टक्कर लेने की तैयारी। उसी टीएमसी सांसद भी दोनों सदनों में हंगामों से खींचा अपना ध्यान। वही ममता ने तेज तर्रार रणनीति के कारण अपनी सक्रियता यहाँ पर बढ़ाई हुई है। जिस तरह से ममता की रणनीति नजर आती है, ममता को रोकने की कोशिश है कर रहे हैं क्या राहुल? ये बेहद अहम सवाल है। संसद के मानसून सत्र में राहुल की सक्रियता जिस तरह से नजर आई, हर कोई इसे देख के हैरान है कि क्या ये ममता का प्रभाव है या फिर प्रशांत किशोर का। बैठक की अध्यक्षता हो, ट्रैक्टर मार्च हो, साइकिल मार्च हो, ये सभी राहुल कर चुके हैं और इस सक्रियता को 2024 में मोदी से टक्कर लेने की तैयारी बताया जा रहा है।
अफगानिस्तान पर बैठक से भारत को किया दूर। रशिया ने 11 अगस्त को कतर में बैठक बुलाई है। इस बैठक में भारत को नहीं किया है आमंत्रित। हालांकि इसमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तक को बुलाया गया। इस बैठक में अफगानिस्तान संकट पर भी चर्चा की जाएगी और इस बैठक से बाहर रखना भारत के लिए निराशाजनक है, क्योंकि भारत का अफगानिस्तान में बड़ा निवेश यहां पर लगा हुआ है। बड़ा निवेश अफगानिस्तान में भारत का है, लेकिन भारत को बैठक से दूर रखा गया। रशिया ने 11 अगस्त को कतर में ये बैठक बुलाई और इस बैठक में भारत को आमंत्रित ही नहीं किया गया। हालांकि इसमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तक को बुलाया गया और इस बैठक में अफगानिस्तान संकट पर चर्चा की जाएगी, जबकि इस बैठक से भारत को अलग रखा गया है। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दोपहर 3 बजे अग्रसेन भवन, गीजगढ़ विहार हवा सड़क पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। संगठनात्मक गतिविधियां, आगामी कार्यक्रम, राजस्थान में बिगड़ती आर्थिक, राजनीतिक व कानून व्यवस्था, बिजली बिलों के माध्यम से हो रही लूट यहां पर मुद्दे होंगे। राजस्थान के सह प्रभारी खेमचंद जगीरदार, प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री यहां पर संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम को। तो संगठनात्मक गतिविधियां कैसी, आगामी कार्यक्रम, राजस्थान में बिगड़ते हालात, इन सभी अहम मुद्दों को लेकर ये बैठक रहेगी। 3 बजे अग्रसेन भवन, गीजगढ़ विहार हवा सड़क पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम अहम मुद्दों को लेकर बात रखी जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में बारिश से बिगड़ते हालात हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने दोपहर 1 बजे अहम बैठक बुलाई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ये बैठक बुलाई गई है। दोपहर 1 बजे मंत्री शांति धारीवाल, परसादी लाल मीणा, लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी, टीकाराम जूली, भजन लाल जाटव मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी इसमें शामिल रहेंगे। तो बेहद अहम बैठक है। जिस तरह से प्रदेश में कई जिलों में बारिश से हालात बिगड़े हैं, इसी को लेकर ही दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहम बैठक बुलाई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ये बैठक है, जिसमें मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी रहेगी। परसादी लाल मीणा, लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी, टीकाराम जूली, भजन लाल जाटव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी शामिल रहेंगे इस अहम बैठक में। मुख्यमंत्री गहलोत लेंगे आपदा प्रबंधन की बैठक। 5 जिलों के कलेक्टर व एसपी शामिल होंगे। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ व धौलपुर के कलेक्टर व एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। भरतपुर व कोटा के आईजी व संभागीय आयुक्त भी इस बैठक से जुड़ेंगे। सीएस निरंजन आर्य व डीजीपी एमएल लाठर भी बैठक में शामिल होंगे। आनंद कुमार व सुष्मिता विश्वास भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो अहम बैठक है ये। 5 जिलों के कलेक्टर और एसपी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत आपदा प्रबंधन की ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें मौजूदगी एसपी की रहेगी, 5 जिलों के कलेक्टर्स की भी रहेगी। और ये वो 5 जिले हैं जहां ज्यादा प्रभावित है बारिश की वजह से। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और धौलपुर के कलेक्टर मौजूद रहेंगे, एसपी भी मौजूद रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जुड़ेंगे इस बैठक में। भरतपुर व कोटा के आईजी व संभागीय आयुक्त भी इस बैठक से जुड़ेंगे। इधर सीएस निरंजन आर्य व डीजीपी एमएल लाठर भी बैठक में शामिल होंगे। आनंद कुमार व सुष्मिता विश्वास भी बैठक में मौजूद रहेंगे। झालावाड़ जिले में बाढ़ के हालात है। भीमसागर बांध के 5 गेट खोलकर 5,95,000 क्यूसेक पानी यहां पर छोड़ा गया है। 33 साल बाद 70 फीट ऊंचाई तक बांध के गेट खोले गए हैं। बांध से पानी छोड़ने जाने से खानपुर क्षेत्र यहां पर टापू बना हुआ है। चांदखेड़ी का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी पानी की चपेट में आया है। चांदखेड़ी मंदिर परिसर में भरा है पानी। श्रद्धालु मंदिर परिसर में फंसे हुए हैं। कोशिश हालांकि यहां पर की जा रही है कि सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन झालावाड़ जिले में बाढ़ के हालात है और हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से भीमसागर बांध के 5 गेट खोलकर 5,95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 33 साल बाद 70 फीट ऊंचाई तक यहां बांध के गेट खोले गए हैं। बांध से पानी छोड़ने जाने से खानपुर क्षेत्र यहां पर टापू बना हुआ है। चांदखेड़ी का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी पानी की चपेट में आया है। चांदखेड़ी मंदिर परिसर में पानी भरा हुआ है। श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही फंसे हुए हैं। धौलपुर जिले में फिर बढ़ने लगा चंबल नदी का जलस्तर। रात 2 बजे से बढ़ना शुरू हुआ है जलस्तर। रात 2 बजे 140 मीटर दर्ज किया गया था जलस्तर। 2 बजे के बाद से शुरू हुआ है बढ़ना। सुबह 7 बजे 140.40 मीटर जलस्तर हुआ। शुक्रवार शाम 7 बजे था 140 मीटर। 141.80 मीटर है चंबल के पुराने पुल की ऊंचाई। वहीं खतरे के निशान से 9.25 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है। सिंचाई विभाग धौलपुर के जेईएन सियाराम ने इसे लेकर जानकारी दी है कि यहां पर क्या स्थिति है। रात 2 बजे 140 मीटर दर्ज किया गया था जलस्तर। रात 2 बजे से जलस्तर बढ़ना यहां पर शुरू हुआ और 2 बजे से जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा था, सुबह 7 बजे 140.40 मीटर हुआ जलस्तर। शुक्रवार शाम 7 बजे तक 140 मीटर था। 141.80 मीटर है चंबल के पुराने पुल की ऊंचाई, यानी खतरे के निशान से 9.10 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। खबर बीकानेर से है। डीजीपी एमएल लाठर का 2 दिवसीय प्रवास है। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि संभाग में नशीले कारोबार पर रोक लगे। कहा गया है सप्लायर तक पुलिस पहुंचे, डीएसटी काम कर भी रही है। एसपीओ सतर्कता बरते। चूरू में गैंगवार बड़ी चुनौती रही है और उस पर अंकुश जरूरी है। इसके लिए गैंग सूचीबद्ध कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने कहा संभाग स्थित समीक्षा बैठक का उद्देश्य है पुलिस की गतिविधियों का मूल्यांकन कर लैप्स दूर करना है। साथ ही जवानों पुलिसकर्मियों की समस्या से रूबरू होना रहता है। तो ये अहम बातें फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कही डीजीपी एमएल लाठर ने। बीकानेर से अहम खबर, जहां 2 दिवसीय प्रवास पर डीजीपी एमएल लाठर बीकानेर में है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि संभाग में नशीले कारोबार पर रोक लगे, सप्लायर तक पुलिस पहुंचे, डीएसटी काम कर भी रही है, एसपीओ सतर्कता बरतते। चूरू में गैंगवार बड़ी चुनौती रही है और उस पर भी अंकुश लगाना बेहद जरूरी है और इसके लिए गैंग सूचीबद्ध कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। और चलिए बीकानेर संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, 2 दिवसीय अहम दौरे पर बीकानेर में है डीजीपी एमएल लाठर, बातचीत में और क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए श्वेता, बिल्कुल 2 दिवसीय दौरे पर थे, समीक्षा बैठक ली, संभाग स्तरीय और अब जयपुर के लिए रवाना हो गए। महत्वपूर्ण बातों पर विमर्श हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, कुछ चीजें भी हुई। इसमें खास तौर पर था कि संभाग में जो नशीला कारोबार है वो बढ़ रहा है, तस्करी जो है नशीले पदार्थों की बढ़ी है, तो उसको लेकर डीजीपी ने सीधे तौर पर निर्देश दिए कि सप्लायर तक पहुंचे। एक श्वेता, आपको याद होगा कि गैंगवार्स बहुत हो रही है खासतौर पर चूरू और शेखावाटी इलाकों में, तो डीजी ने कहा है जो एसपी खासतौर पर चूरू के थे उनको भी कि आप गैंग्स की लिस्ट बनाइए और जो लोग शामिल हैं उनको धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाइए। उनका कहना था कि संगठित अपराध रुके, ये बेहद जरूरी है, इससे जनता को राहत मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात श्वेता जो कही, ट्रेनिंग को लेकर जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उनसे एक सवाल पूछा था कि प्रशिक्षण को लेकर लापरवाही बरती जाती है, लोग ऐसी पोस्ट पर रहना ही नहीं चाहते अधिकारी जो एडीजी ट्रेनिंग या इस तरह की जो पोस्ट है, पीटीएस है, तो उनका कहना था कि हमने एक बहुत बड़ा चेंज हम लेकर आ रहे हैं जिसके तहत अब ट्रेनिंग के जो 125 नंबर मार्क्स हैं उसमें से माफ कीजिएगा, प्रमोशन के लिए जो 125 मार्क्स हैं उसमें से 50 नंबर के मार्क्स ट्रेनिंग पर आधारित होंगे। तो देखिए डीजी लाठर कहीं ना कहीं जो नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा पेंडेंसी को लेकर उन्होंने बहुत कठोर रवैया अपनाया, स्ट्रिक्टनेस बरती है। और एक बात उन्होंने और कही कि राज्य सरकार ने एक बहुत साहसी निर्णय लिया है कि थानों में 100% केस रजिस्टर्ड हो। उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि भले अपराध की संख्या बढ़ी है प्रतिशत, लेकिन कन्विक्शन रेट जो है वो भारत से बेहतर है राजस्थान में। तो कुल मिलाकर देखिए डीजी लाठर कोशिश यही कर रहे हैं कि जो सीएम का एजेंडा है, सीएम जो चाहते हैं पिछड़ा तबका जो है, महिला है, उनका उत्पीड़न रुके, उन चीजों पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं, नशीले कारोबार पर लगाम कसी जाएगी, नकेल कसी जाएगी। इसके अलावा सट्टा सहित जो संगठित अपराध है उसको जो है फोकस किया गया है और गैंग्सवार रोकी जाए, इस पर काम हो। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस पूरी बातचीत के लिए। पुलिस की गतिविधियों का मूल्यांकन यहाँ पर किया जा रहा है, जवानों पुलिसकर्मियों की समस्या से रूबरू होना रहता है हमें। बहुत अहम बातें हैं, बहुत कुछ है जो अभी करना बाकी है और अहम मुद्दों को लेकर फोकस भी पुलिस का है। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में डीजीपी एमएल लाठर ने ये अहम बातें कही। इंदिरा रसोइयों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे और इसके लिए सरकार ने 11 करोड़ की स्वीकृति दी है। भोजन के कूपन काटने वाले संचालक, रसोई में भोजन की गुणवत्ता और लोगों के फीडबैक की सीधी मॉनिटरिंग की जाएगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जरिए ये काम किया जाएगा। तो इंदिरा रसोइयों में लगाए जाएंगे अब सीसीटीवी कैमरे और इसके लिए सरकार ने 11 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी है और इसी के तहत ही सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। भोजन के कूपन काटने वाले संचालक, रसोई में भोजन की गुणवत्ता और लोगों के फीडबैक की सीधी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जरिए ये काम होगा। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी बियर और प्लास्टिक कचरे का कूड़ादान। मनचले पर्यटक बिगाड़ रहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इकोसिस्टम। अभी तक सेंचुरी क्षेत्र से हटाया है 5 टन बियर और टूटे कांच, प्लास्टिक का कचरा। एनजीओ की टीम ने भी कचरा एकत्र कर अपनी जिम्मेदारी कर इतिश्री कर ली है। वन विभाग की चौकी के सामने यह कचरे का ढेर पड़ा है। वन विभाग भी अभी तक इस कचरे का निस्तारण नहीं कर सका है। पुरातत्व विभाग और आरटीडीसी का नहीं पर्यटकों पर कोई भी नियंत्रण। कांच और प्लास्टिक के कचरे से वन्य जीवों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। क्या पूरे मामले में एनजीटी, वन विभाग और पर्यावरण विभाग कार्रवाई करेंगे? ये बेहद अहम सवाल है। सब कुछ नजर आ रहा है लेकिन इसके बावजूद सख्ती नजर नहीं आती है।
यहाँ नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब बियर और प्लास्टिक कचरे का कूड़ादान बन चुके हैं। मनचले पर्यटक यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इकोसिस्टम ही बिगाड़ रहे हैं। अभी तक सेंचुरी क्षेत्र से 5 टन बियर और टूटे कांच प्लास्टिक का कचरा हटाया गया है। एनजीओ की टीम ने भी यह कचरा एकत्र कर अपनी जिम्मेदारी कर इतिश्री कर ली है। वन विभाग की चौकी के सामने भी कचरे का ढेर पड़ा हुआ है और वन विभाग भी अभी तक इस कचरे का निस्तारण नहीं कर सका है। पुरातत्व विभाग और आरटीडीसी का अभी तक पर्यटकों पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाए, साफ नजर आता है। और यही वजह है कि इतना ज्यादा कचरा और बियर और कांच की बोतलें यहाँ पे नजर आती हैं, जो कि वन्य जीवों की जान पर भारी पड़ सकता है। और सवाल ये है कि क्या पूरे मामले में एनजीटी, वन विभाग और पर्यावरण विभाग क्या कोई कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजरेगा सुपर टाइगर कॉरिडोर। टाइगर कॉरिडोर से बदलेगी प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की तस्वीर। धौलपुर से कोटा तक पूरे कॉरिडोर में सुनाई देगी बाघों की दहाड़। पहली बार पूरे चंबल बेल्ट में हर जगह दिखेंगे बाघ। धौलपुर, कैलादेवी, आमली, रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा। इधर एनसीआर में सरिस्का के बाघों से आकर्षण बढ़ रहा है। फिलहाल प्रदेश में पहली बार बाघों की संख्या 100 के पार हुई है। रणथंभौर में 72, सरिस्का 23, करौली धौलपुर में 4-4 और रामगढ़ मुकुंदरा में 1-1 बाघ है। और कुल 105 बाघ और 4 टाइगर रिजर्व से मिलेगी टूरिज्म इंडस्ट्री को संजीवनी। जल्दी कुंभलगढ़, टॉडगढ़ के रिजर्व बनने की संभावना में और भी मजबूती मिलेगी। प्रदेश में कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे एक भी मौत नहीं हुई। 20 नए पॉजिटिव केस आए हैं और इस दरमियान पॉजिटिव केस एक दिन पहले की तुलना में अब आधे रहे। सर्वाधिक 6 केस अकेले जयपुर में सामने आए और इस दरमियान 18 मरीज कोरोना से ठीक हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब 233 पहुंच गया है। तो कोरोना का अपडेट ये है, पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो एक भी मौत नहीं हुई है और 20 नए पॉजिटिव केस आए। इस दरमियान पॉजिटिव केस एक दिन पहले की तुलना में अब आधे रह गए हैं। सर्वाधिक 6 केस अकेले जयपुर में सामने आए और इस दौरान 18 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में मौजूदा यानी एक्टिव मरीजों का आंकड़ा है 233 का। चिकित्सा विभाग में डॉक्टर के तबादले की बड़ी सर्जरी। देर रात जारी हुई 241 डॉक्टरों की जंबो तबादला सूची। हालांकि आचार संहिता के चलते बैक डेट में ये तबादला सूची जारी की गई है। सूची में अधिकांशतः मेडिकल ऑफिसर्स को इधर से उधर किया गया, लेकिन इस तबादला सूची के बाद प्रभावित चिकित्सकों में बड़ा कंफ्यूजन है। चुनाव आचार संहिता के बीच नई जगह पर कैसे ज्वाइनिंग देंगे। हालांकि इस बारे में विभाग के अधिकारियों का तर्क है, आचार संहिता के प्रभावित इलाकों को लेकर यदि किसी डॉक्टर की परिवेतना जाएगी तो राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति के बाद ही ज्वाइनिंग उस चिकित्सक को दे सकेंगे। ये जरूर कहा पर जा रहा है, लेकिन एक जंबो सूची जरूर आई है डॉक्टर्स के तबादले की। देर रात 241 डॉक्टरों की तबादला सूची सामने आई। हालांकि आचार संहिता के चलते ही जारी हुई तबादला सूची को बैकडेट में जारी किया गया है। सूची में अधिकांशतः मेडिकल ऑफिसर्स को इधर से उधर किया गया, लेकिन इस तबादला सूची के बाद प्रभावित चिकित्सकों में बड़ा कंफ्यूजन भी है। चुनाव आचार संहिता के बीच नई जगह पर कैसे ज्वाइनिंग देंगे। हालांकि इस बारे में विभाग के अधिकारियों का तर्क है, आचार संहिता के प्रभावित इलाकों को लेकर यदि किसी चिकित्सक की परिवेदना आएगी तो राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति के बाद ही ज्वाइनिंग दे सकेंगे उस चिकित्सक को। राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह का नवाचार। अब अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के श्रेष्ठ निर्णयों का मूल्यांकन होगा। सर्वश्रेष्ठ चयनित निर्णय पर होगा राज्य, संभाग और जिला स्तर पर सम्मान। अधीनस्थ न्यायालयों की ओर से 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में पारित 10 निर्णयों में से पीठासीन अधिकारी के स्तर पर स्वमूल्यांकन के आधार पर चयनित होंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्णय को 31 अगस्त से पूर्व राजस्व मंडल को भिजवाना होगा। राज्य, संभाग और जिला स्तर पर एक पीठासीन अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें राज्य स्तर पर एक संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त और राजस्व अपील अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। और इसी प्रकार संभाग स्तर पर एक जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला स्तर पर एक उपखंड अधिकारी और सहायक कलेक्टर को सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक स्पर्धा में भारत को गोल्ड की आस है। आज शाम 4:30 बजे पानीपत के नीरज चोपड़ा दम दिखाएंगे। अब तक के अपने प्रदर्शन से नीरज ने देशवासियों में स्वर्ण पदक की आस जगाई है। फिलहाल 12 खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा शीर्ष पर हैं। टोक्यो ओलंपिक में फाइनल की रेस में नीरज सभी खिलाड़ियों में से टॉप पर है। 4 ग्रुप में जेवलिन थ्रो की खिलाड़ियों में 4 अगस्त को मुकाबला हुआ था और आज फाइनल में नीरज का मुकाबला 12 खिलाड़ियों के साथ होगा। और ऐसे में उम्मीद कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है गोल्ड को लेकर। जिस तरह का परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा का रहा है, आज शाम 4:30 बजे पानीपत के नीरज चोपड़ा दम दिखाएंगे। अब तक के अपने प्रदर्शन से देशवासियों में स्वर्ण पदक की आस नीरज ने जगाई है। फिलहाल 12 खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा शीर्ष पर है। टोक्यो ओलंपिक में फाइनल की रेस में नीरज सभी खिलाड़ियों में से टॉप पर है। 4 ग्रुप में जेवलिन थ्रो के खिलाड़ियों में 4 अगस्त को मुकाबला हुआ था और आज फाइनल में नीरज का मुकाबला
12 खिलाड़ियों के साथ होगा।